अखाड़ा में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसमें पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। पुलिस वाले को गोली मारी गई है। जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीनगर में यह घटना घटी है। पिछले 2-3 दिन से कई बार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहे हैं। आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वहां पर राजनयिकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए आया है। कम से कम 25 देशों से ये ग्रुप आया है। 12 और 2 दिन उन्होंने वहां बिताए हैं। पिछले 2-3 दिनों में 1-2 ऐसी घटनाएं हुई है जिनको कि पुलिस पर्सनल और सिक्योरिटी सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से उन्हें नेगो कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटी हैं जिनकी वजह से वहां पर जान माल का नुकसान हुआ है। और अब ये हमला जो हुआ है, 2 दिन पहले सीआरपीएफ की एक टुकड़ी का निशाना थी, जहां एक आईडी बरामद हुई थी। दूसरी बात, अब कल भी एक घटना घटी थी श्रीनगर में, जहां पर वहां स्थानीय लोगों को डराया धमकाया गया और उन पर वार किया, हमला किया गया। और अब ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एक पुलिसकर्मी है जिसको कि गोली मारी गई है और वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पे स्थानीय लोग जो हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर उसे वहां पर सीधा अस्पताल चिकित्सा के लिए ले जा रहे हैं। आइए देखते हैं रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि अचानक से ये फायरिंग हुई। अभी बाकी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो जख्मी हुए हैं वहाँ पे उनको यहाँ पे पुलिस हॉस्पिटल लाया जा रहा है इलाज के लिए। और अभी बाकी डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन फायरिंग हुई है बागा चौक में, जो श्रीनगर के बरजुला एरिया का हिस्सा है, और वहाँ पे ये फायरिंग हुई है। रिफत का ये अपडेट कि वहां पर चौक, एक श्रीनगर में ही एक चौक है जहां पर ये पुलिसकर्मी खड़ा था जिसके ऊपर फायरिंग हुई है। ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं आई है। रिफत से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लगता है वहां पर सुरक्षा के मद्देनज़र वहां पर उस एरिया में अभी फिलहाल जैमर्स लगे हैं, जिसकी वजह से रिफत के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लाइव कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। उन्हें फ़ोन पर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये जो और तस्वीरें आई हैं उसी चौक से, जहाँ पर अब सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, ये वही एरिया इलाका है। अब सारी दुकानें भी अब जरा थोड़ी जो आसपास की दुकानें हैं वो अब बंद नज़र आ रही हैं, लेकिन अधिकांश वहाँ पर अब देखिए पुलिसकर्मी, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं। पवन शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। ये श्रीनगर के एक चौक में पुलिस वाले को गोली मारी गई है, गंभीर अवस्था में है बताया जा रहा है। कुछ और डिटेल्स अब क्या सामने आए हैं पवन? कश्मीर की अगर आप बात करें तो आज एक और पुलिसकर्मी पर हमला हुआ है, जबकि एक पुलिसकर्मी पहले शहीद हो चुका है। जो एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 टेररिस्ट भी मारे गए हैं। कश्मीर में बीती रात से 2 जगह पर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में 2 जगह पर बहुत बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 3 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट मारे गए। लेकिन अभी अभी जो ताजा खबर है कि श्रीनगर के भगत वाला जो एरिया है उस इलाके में जो चौक है मुख्य, तो वहां पर अटैक हुआ है। और इस अटैक में 2 पुलिसकर्मी जो है वो बताया जा रहा है कि उनको बुलेट्स लगे हैं और जिनको इवैक्यूएट किया गया है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो अभी और जानकारी आ रही है कि कश्मीर के जिस चौक पर जो हमला हुआ है पर जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे उनको घेरने की रणनीति पहले से ही बनी हुई थी, क्योंकि अटैक के बाद कुछ मिलिटेंट जो थे वो यहाँ पर एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ था, तो माना जा रहा था कि कुछ और हमले कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं, तो एक अलर्ट भी साउंड किया गया था। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर अभी हमारे जो रिपोर्टर रिफत वहां पर मौके पर है और उस इलाके में भगत बरजुला जो एरिया कश्मीर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के भीतर आता है, वहाँ उस चौक के ऊपर इंसिडेंट हुआ है जिसमें 2 पुलिसकर्मी जा रहा है कि उनको बुलेट्स लगी है और उनको इवैक्यूएट किया है हॉस्पिटल के लिए। बच्चा, क्या ये कौन लोग हैं, कहां से आए थे, कोई डिटेल्स हैं? क्योंकि अभी 3 आतंकियों को मार गिराया गया, जो आपने कहा, जहां पर भी हमारा एक जवान शहीद हुआ है, पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। अब यहां फिर पुलिसकर्मियों पर आक्रमण किया जा रहा है। क्या जो वहाँ पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको क्या इस बात का अनुमान है कि 4G सर्विसेज खुलने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हैं, वारदातें हैं जो बढ़ सकती हैं? क्योंकि वहाँ कुछ स्थानीय लोगों पर भी हमला हुआ है पवन, तो क्या इसको जो प्रशासन है इसको किस तरह से देख रहा है? और क्या अब जो लोग इस तरह की हरकत करना चाहते हैं, जो वहाँ पर फिर से एक डर का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी क्या करारा जवाब दिया जाएगा?
कुछ वहाँ क्या सीसीटीवी कैमरास थे या लोगों ने बताया कि ये लोग कहाँ से आए थे, ये आतंकी, और कहाँ किस तरफ गए हैं? देखिए अभी अगर हम बात करें तो पिछले 7-8 दिन से, जब से ये 4G को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4G नेटवर्क जारी रहेगा, उसके बाद अचानक हमले तेज हुए हैं। वो चाहे जो कश्मीर का प्रमुख जो एक कृष्णा ढाबा है, वहां पर एक जो ढाबे का कर्मचारी है उसको 2 लोग आते हैं और गोली मार के निकल जाते हैं। और आज लगातार 2 बड़े हमले, जो रात को 2 इनकाउंटर हो रहे हैं। और आज ही एक चौक के ऊपर, जो भगत बाराचूला श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के भीतर आता है, बड़ा चौक है, इस चौक के ऊपर हमला होना पुलिस कर्मियों के ऊपर। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन पहले रुका हुआ था, वो है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो नए संगठन जो फ्रंट के आगे आए हैं, जिसमें गजनबी फोर्स है या टेररिस्ट रेजिस्टेंस फोर्स है, TRF जिसे कहते हैं, लश्कर मुस्तफा है, ये कुछ संगठन लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन ने आगे रखे हैं। ये लोग जो हैं अब इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जो हमला अभी हुआ है, जहाँ पर 2 पुलिस घायल हुए हैं, इस इलाके में जो वहाँ पर जो अधिकारी मौके पर मौजूद है और जो स्थानीय लोग वहाँ पर हैं, उनकी जो उनसे बात हुई है, पता चला है कि 2 के करीब मिलिटेंट थे जो इस चौक के ऊपर पहुंचे थे और उन्होंने अचानक फायरिंग करने के बाद वो निकल गए हैं। तो जो ढाबे के ऊपर अटैक हुआ था, वहां पर भी 2 मिलिटेंट ऑटो में आए थे और ढाबा कर्मचारी को गोली मारकर निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा वहां पर हमले बढ़ रहे हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी इस तरह के बहुत से इनपुट्स पहले सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे और काफी रिकवरीज के साथ कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, जिसमें थोड़ी हरकत तो वो करेंगे ही, क्योंकि छटपट आ रहा है दुश्मन। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय के कर्ता श्रीमन कंचन गुप्त जी, हमारे सांस्कृतिक सचिव राघवेंद्र सिंह जी, श्रीमती निरुपमा जी, श्रीमती साराबाई, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, और विशेषकर जो आज यहाँ से एक संदेश लेकर बंगाल के लगभग 900 किलोमीटर तक जाने वाले मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम एक हॉल में हो रहा है और कार्यक्रम की दृष्टि से इसका इवैल्यूएशन संख्या से नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यक्रम ये पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह उनकी मनाने के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का जो आयोजन हुआ है, उसकी श्रृंखला की एक कड़ी है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सुभाष बाबू को देश की जनता इतने साल के बाद भी इतने ही प्यार और सम्मान से याद करती है जितना वो जीवित थे और संघर्ष करते थे तब याद करती है। बहुत प्रयास हुआ है कि सुभाष बाबू को भुला दिया जाए, परंतु उनका कर्तृत्व, उनकी देशभक्ति और उनका सर्वोच्च बलिदान शायद कोई कितना भी प्रयास करे, पीढ़ियों तक भारतवासियों के जहन में जस का तस रहने वाला है, जरा भी नहीं चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि सुभाष बाबू का जीवन, इनका कवन और सुभाष बाबू के संस्कार जो देशभक्ति के हमें मिले हैं, वो संस्कार को चिरकाल तक न केवल भारत में रहने वाले भारतीय, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय बसे हैं, वो चिरकाल तक याद करें और उसमें से प्रेरणा लेकर भारत को महान बनाने में अपना योगदान देते रहें। और मैं खास कर देश भर की युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि एक बार सुभाष बाबू के जीवन को आप अचूक पढ़िए, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसा मेधावी विद्यार्थी जो ICS की परीक्षा में टॉपर कर बाहर आया,
उस वक्त पूरे देश के युवा लालायित होते थे, आईसीएस हो भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, अंग्रेज सरकार की नौकरी मिलती थी। सुभाष बाबू ने अंग्रेज सरकार की नौकरी ठुकराकर देश की आजादी के संग्राम के साथ जुड़ना तय किया। वहीं से उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्यों दी होगी, क्योंकि बाल सुभाष के मन में ही देश भक्ति के रास्ते पर, देश की स्वतंत्रता के रास्ते पर जाने का तय होगा। मगर ये मैसेज देने के लिए ही ये आईसीएस की परीक्षा दी होगी कि मैं आईसीएस होने के बावजूद भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहता, इस देश से अंग्रेजों ने अब जाना चाहिए। एक उत्तम प्रशासक थे, कलकत्ता के मेयर बने, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बने और 1 बार तो गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़कर गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो उनकी लोकप्रियता का परिचायक और अदम्य उत्साह, देश को कुछ भी कर आजादी देना, और इसमें से कोई चीज, कोई प्रयास, कोई रास्ता बाकी न छोड़ना। मित्रों, कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे जिसका सूर्योदय कभी समाप्ति नहीं होता था, जिनका दिन कभी अस्त नहीं होता था। इतने सारे देशों पर उनका साम्राज्य था और उसको चकमा देकर बंगाल से भागकर हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर पैदल, गाड़ी में, सबमरीन में आजाद हिंद फौज की रचना तक और भारत के भूमि पर अपना तिरंगा फहराने तक की इनका जो संघर्ष गाथा है, कोई भारतीय ने कभी भूलनी नहीं चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका जो साल है उसको न केवल सुभाष बाबू देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, जिन जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, वो सभी को एक बार फिर से जनमानस के अंदर पुनर्जीवित करना और उसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना। यहां बहुत सारे युवा बैठे। अभी हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुदीराम बासु की बात सुनी। इतनी कम आयु में हंसते हंसते वंदे मातरम बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाना कोई कम वीरता की बात नहीं है। मित्रों, हम लोगों के भाग्य में देश के लिए मरना नहीं है, मगर देश के लिए जीना ईश्वर ने हम पर छोड़ा है। मैं युवाओं को खास अपील करता हूं कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दिया, उसका स्मरण कर कर हम बाकी का जीवन देश के लिए जीना ये तय कर दे, तो उनके बलिदान को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की जाती है कि युवा पीढ़ी इसको जाने, समझे, इस संस्कार को, देशभक्ति और बलिदान के संस्कार को स्वीकार करे। बलिदान का मतलब सिर्फ अपनी जान का बलिदान देना नहीं है। बलिदान का मतलब देश के अस्तित्व में अपने व्यक्तित्व को घुला मिल देना, अपने व्यक्तित्व को पिघाल देना भी बलिदान होता है। देश के प्रगति के लिए, देश को महान बनाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देना भी बलिदान होता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निजी व्यक्तिगत कैरियर को भी बलिदान करना, वो भी बलिदान होता है। जब आजादी मिल गई है हजारों लाखों बलिदानियों के बलिदान के आधार पर, तब हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं, वो देश की युवा पीढ़ी ने तय करना पड़ेगा। सुभाष बाबू ने अगर कैरियर का सोचा होता तो आज हमारे सामने आजाद हिंद फौज का गौरवशाली इतिहास ही न होता, जिन्हें अंग्रेजों ने हिलाकर रख दिया था। सुभाष बाबू ने अगर कैरियर का सोचा होता तो भारत के ऊपर राज करने वाले अंग्रेजी साम्राज्य को झंझोड़ कर किसी ने रख नहीं दिया होता। सुभाष बाबू ने अगर अपनी कैरियर का सोचा होता तो देश के करोड़ों युवाओं को
125 साल के बाद भी वो प्रेरणा स्रोत न मिला होता, जिस प्रेरणा स्रोत के आधार पर आज करोड़ों युवा अपना जीवन को उस रास्ते पे ले जाने के लिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है सुभाष बाबू की 125वीं जयंती को मनाने का, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इस निर्णय से देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज यहां से एक साइकिल यात्रा शुरू हो रही है, 3 टुकड़ियां जाएगी। एक टुकड़ी का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस टुकड़ी, जो 270 किलोमीटर का सफर तय कर नामी अनामी गुमनाम कई शहीदों के गांवों में जाकर उनका महिमा मंडन करने का, उनकी याद को फिर से एक बार जीवित करने का प्रयास करेगी। दूसरी टुकड़ी रास बिहारी बोस टुकड़ी है, जो 400 किलोमीटर की यात्रा करेगी और सभी हमारे शहीद जो जिस गांव में से पैदा हुए थे वहां जाकर आगे बढ़ेगी। और खुदीराम बोस टीम भी जाएगी, जो 250 किलोमीटर की यात्रा करेगी। मित्रों, ये प्रयास जो युवा कर रहे हैं, मैं इनको आज समग्र देश की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं कि आप जो ये यात्रा कर रहे हो, ये भारत के पुनर्जागरण की यात्रा है। क्योंकि जिस देश की युवा पीढ़ी आजादी के इतिहास को, जिस देश की युवा पीढ़ी अपने देश के इतिहास को समझती नहीं है, उसमें से गर्व के भाव को आत्मसात नहीं करती है, वो देश का भविष्य नहीं बना सकती। देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जो देश के इतिहास को समझती है। देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जो देश के इतिहास की सारगर्भिता को आत्मसात करती है। देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके प्रति दिल में सम्मान रखती है और उनके उद्देश्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का जज्बा रखती है। और आज जो युवा यहां से साइकिल लेकर निकलेंगे, वो पूरे बंगाल के अंदर लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा कर देश के बंगाल के युवाओं को जिस प्रकार से प्रेरित करने का काम करेंगे, मैं मानता हूं कि उनका ये पुरुषार्थ बहुत लंबे समय तक बंगाल को और भारत को बहुत कुछ देगा। आज हमारे इतिहास को हमने अपने नजरिए से भी देखने की जरूरत है। हमारे इतिहास को अपने नजरिए से समझने की भी जरूरत है। आज मैंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया, उसके निर्देशिका और सभी कलाकारों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मैं बंगाली बहुत नहीं समझता हूं, मगर उनके मुख के भाव समझा देते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मित्रों, इतनी सुंदर अभिव्यक्ति जो समय को भी जीवित कर देती है, जो भूतकाल को भी वर्तमान में परिवर्तित कर देती है और जो रोंगटे खड़े कर फिर से एक बार देशभक्ति के जज्बे को जागरूक करने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसी अभिव्यक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति यहां पर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है, सुभाष बाबू की 125 वर्ष की जयंती के 125वीं जयंती के 1 साल तक चलेंगे। देश के युवा इस कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ जुड़े हैं। देश भर के अंदर ये कार्यक्रम होंगे और जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, तब मोदी जी ने तय किया है ये 75वां साल आने वाले और 75 साल तक के लक्ष्य तय कर हम आगे बढ़े, भारत को विश्व के अंदर सबसे महान बनाने की कवायद के साथ हम सब जुड़ जाएंगे। ये 2 कार्यक्रम, ये 2 वर्ष एक साथ आना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा संयोग है। सुभाष बाबू का 125 साल मनाने का 1 वर्ष और आजादी के 75 साल के 1 वर्ष, ये हम दोनों वर्षों को भारत की युवा पीढ़ी ने ये 2 साल अपने आप को इस सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहिए। सभी कार्यक्रमों के अंदर
अपनी भागीदारी करनी चाहिए और सभी कार्यक्रमों को आने वाली पीढ़ियों को जिसमें से प्रेरणा ले इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मैं इतना ही कहता हूं कि जिन्होंने देश के लिए पूरा जीवन दे दिया, युवा अवस्था में ही अपनी जान का बलिदान दे दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस देश में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार का, मकान का, पूरी संपत्ति का 10-10 बार कुर्की हो गया, मगर वो परिवारों ने लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। कई ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 जन्मटिप एक जीवन के अंदर हो गई। वीर सावरकर को एक ही जीवन के अंदर 2 जन्मटिप हो गई। इन लोगों के बलिदान के आधार पर आज भारत यहां तक पहुंचा है, मगर हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने बलिदान सिर्फ आजादी के लिए नहीं दिया था, इन लोगों ने बलिदान दिया था भारत माता फिर से एक बार विश्व गुरु के स्थान पर अपने दैदीप्यमान स्वरूप के साथ विराजित हो, इसके लिए बलिदान दिया था। और जब तक इसकी सिद्धि हम नहीं कर लेते, हमें चैन लेने का कोई अधिकार नहीं। और इसी बंगाल की भूमि से एक आर्ष दृष्टा, एक मनीषी ऋषि अरविंद ने एक भविष्यवाणी की थी, और उसी अरविंद की भविष्यवाणी को मैं ईश्वर के आशीर्वाद समझता हूं, वो सच होने के लिए ही होती है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत इतना आगे बढ़ेगा कि फिर से एक बार हम भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठा हुआ देखेंगे। और श्री अरविंद के शब्दों को सत्य में परिवर्तित करने के लिए हम लोगों ने हमारा बाकी का जीवन इस रास्ते पर देना चाहिए, ऐसा मेरा बहुत मानना है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मरते मरते, बलिदान करते वक्त शहीदों के मनस्थिति को देखकर एक कवि ने कहा था, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस बाकी यही निशा होगा। मैं इससे आगे कहना चाहता हूं, मेले तो जरूर लगाने चाहिए, इनकी चिताओं पर हर साल मेले लगाने चाहिए, मगर जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने शहीदगी दी है, उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए मेले के साथ साथ अपना जीवन भी लगा देना चाहिए। फिर से एक बार साइकिल लेकर निकलने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत अभिनंदन भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, और सांस्कृतिक मंत्रालय को एक बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए, सभी कलाकारों को बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए मन से साधुवाद देना चाहता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कहा सुभाष बाबू के बलिदान को हम हमेशा याद रखेंगे, आगे की पीढ़ियां भी याद रखेंगी, और विश्व गुरु की राह पर चल रहा है भारत, उस ख्वाब को पूरा करने के इरादे से चल रहा है भारत, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था आजाद हिंद की कल्पना करते हुए। बंगाल में कूच कर रहे हैं अमित शाह। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।